है। फिर एक और टॉपिक एक्चुअली दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में नहीं गिवन है, अपेंडिक्स में गिवन है, लेकिन उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो उसको भी हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखो यहाँ ध्यान देना, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स, या फिर जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट में हमको एक सिंगल नंबर नहीं मिलता, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, अच्छे समझना। जैसे मान लो ये है एक वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए और ये है दूसरा वेक्टर बी। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो दोनों के अपवर्ड डायरेक्शन में बनने वाला वेक्टर होगा। समझ में? इसको आप ये स्क्रू रूल से समझ सकते हो या ये राइट हैंड रूल से समझ सकते हो। राइट हैंड रूल में जैसे ये हमारा, अगर हम राइट हैंड को इस तरह से रखते हैं और ये हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में फोल्ड हो रही है, तो मान लो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो हमारा फोल्डिंग वाला डायरेक्शन है, तो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस तरफ आपका रिजल्टिंग वेक्टर बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद। नहीं आया समझ में? फिर से बोलूं जी, ये एक्चुअली क्या है, ये मतलब एक ऑपरेशन है, समझ रहे हो? जैसे कि एडिशन एक ऑपरेशन होता है, उसके बाद एक रिजल्ट मिलता है, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर पे अप्लाई होने वाला ऑपरेशन है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो एक दो स्टेप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिलता है उससे, हमको कौन सी क्वांटिटी मिलती है। फिलहाल आपको ये समझना है कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद रिजल्टिंग वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा और उसको एन कैप से रिप्रेजेंट किया है। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर बनने वाला है, और कैप लगा हुआ है इसका मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बता रहा है। अच्छा नीचे देखो माइनस एन कैप, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये कब बनेगा? जब आप बी क्रॉस से लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी क्रॉस है, बी क्रॉस है मतलब आपका फिंगर इस तरह का हो गया, हैंड मूवमेंट इस तरह का हो गया। अब बी से ए की तरफ जा रहे हो, तब आपका थंब जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका रिजल्टिंग वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले फंडामेंटल है। दूसरा, ये जो आपको दिख रहा है ए क्रॉस बी, जैसे डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखते हैं, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी लिखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो बिकॉज ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, यही एक कंसेप्ट है जो आगे पूरा अप्लाई होने वाला है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। हो गया नोट? अब यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो जानते हो क्या होता है, साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच में बनने वाला एंगल उसका साइन, और एन कैप मतलब दोनों के परपेंडिकुलर बनने वाला वेक्टर। क्लियर ये चीज? अब आते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस पे। ये पूरे के पूरे मैंने एनसीईआरटी की बुक से नोट डाउन किए, एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके डाले। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं सपोज, और अगर आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। ए और बी दोनों नॉन जीरो है लेकिन उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो इसको समझो। देखो ए क्रॉस बी कैसे बनता है, ए क्रॉस बी इज व्हाट, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट तीन कंडीशंस में जीरो हो सकता है। पहली कंडीशन जब ए जीरो वेक्टर हो, बी जीरो वेक्टर हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। तीसरी कंडीशन जब साइन थीटा जीरो। साइन थीटा कब जीरो होगा? जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा जीरो मतलब दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल। तो इसका मतलब अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। याद आया? समझ में आया? अब याद करो डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता था? जब दोनों वेक्टर क्या होते थे? परपेंडिकुलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल या प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। क्लियर ये चीज? ओके, अब यहां पर नेक्स्ट चीज देखना। हाँ, ये जो मैंने बताया वही है, ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर, जब दोनों पैरेलल या कोलिनियर हो। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है?
क्या लिखा है, हाँ ये एक्चुअली ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। क्लियर ये चीज, ये पैरेलल का सिंबल की जगह वो बॉक्स बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें एक और इसके सब प्रॉपर्टीज को समझना। क्या बोल रहा है, a क्रॉस a इज इक्वल टू 0, मतलब कोई वेक्टर का खुद के हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा। क्यों, थीटा की वैल्यू 0 है इसलिए। ठीक है, a क्रॉस माइनस a इज ऑल्सो 0। ठीक है, बिकॉज माइनस a मतलब एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, 180, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। Since the first situation this and second situation this, okay ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा अब ये देखो इसमें कुछ चीज ठीक से लिखी नहीं हुई, प्रिंट नहीं हुई है। इफ, यहां शायद ये लिखा हो, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन a क्रॉस b इज इक्वल टू, नहीं ये a क्रॉस b नहीं होगा, ये मॉड ऑफ a क्रॉस b होना चाहिए। a क्रॉस b है क्या, a क्रॉस b इज इक्वल टू इतना ही लिखा है, नहीं इनकम्प्लीट है, एन कैप नहीं है ना, एन कैप नहीं है ना, एन कैप भी आना चाहिए ना। कौन सा ऑब्जर्वेशन है ये, थर्ड है ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन, हाँ इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है। हम्म हम्म क्योंकि देखो ये गलत क्यों है मैं बता रहा हूं, क्योंकि a क्रॉस b सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोली थी, a क्रॉस b क्या होगा, वेक्टर, लेकिन a क्रॉस b यहां क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर मिल रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी तो वायलेट हो गई ना इसमें, इसलिए यहां पर इनटू में क्या आएगा, एन कैप आएगा, या तो ये होगा या तो यहां पर क्या लगेगा, मॉडुलस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्लियर हुआ ये चीज। अच्छा इसको भी समझ लो, जैसे कि देखो a क्रॉस b, a क्रॉस b हमको पता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा एन कैप, ये होता है। ठीक है, जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसमें मॉड लगा देंगे, तो ये मॉड लग गया, तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा में हो जाएगा, इसका मॉड क्या होगा, 1, क्योंकि वो उसमें क्या लगा, एन कैप लगा हुआ, मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, समझ में, इसीलिए ये वाली चीज जो है वो हट जाएगी जब इसमें मॉडुलस लगेगा तब। क्लियर हुआ ये चीज, इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर एन कैप नहीं आएगा जब मैग्नीट्यूड आ गया तो। क्लियर। अच्छा फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखो, यहां ध्यान से समझना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होगा। क्यों 0 होगा, बताओ क्यों 0 होगा। करेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ए क्रॉस ए क्या होता है, 0, क्योंकि बीच में बनने वाला एंगल क्या है, 0, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ है ये चीज। नेक्स्ट आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, के। अब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, आई देखो यहां पर से देखो ना, आई मतलब ये वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई है, जे मतलब ये वाला वाई एक्सिस। ठीक है, के कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, आई क्रॉस जे, क्रॉस प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, आई क्रॉस जे, तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं कोई दो वेक्टर का, तो उनका रिजल्टिंग क्या बनता है, ऊपर की तरफ दोनों के परपेंडिकुलर बनेगा। देखो राइट हैंड थंब रूल लगा लो, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये के बनेगा, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, के। वहीं अगर उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब ऐसा हो गया, तो रिजल्टिंग कहां बनेगा, नीचे की तरफ माइनस की। इसको याद रखने का सिंपल रूल है, देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है, साइक्लिक ऑर्डर मतलब आई क्रॉस जे लोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, के क्रॉस आई लोगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, जे। समझ रहे हो कि नहीं, ये साइक्लिक ऑर्डर में बनेगा, आई जे का क्रॉस के है, जे के का क्रॉस आई है, के आई का क्रॉस जे है। अगर ये चेंज हुआ, आई जे की जगह जे आई होगा, तो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस। क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि अब वो नीचे की तरफ बन रहा है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट पूरा, नहीं है समझ में। एक मिनट रुक जाता, ठीक है, ये वाला भी नहीं समझ में आया क्या, पॉजिटिव वाला समझ में आया, पॉजिटिव वाला समझ में नहीं आया, ठीक है तेरे को दूसरे तरीके से बताता हूं। देख ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ठीक है,
किस में अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला? इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें मॉड को हटा के ना, मतलब ये समझ लीजिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पर ये जो है वो क्या है, एन कैप है, ठीक है। बाकी लोग भी समझ लो, क्योंकि ये अगर क्लियर हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहां पर हम ले रहे हैं आई क्रॉस जे, क्या होगा, क्या आएगा, 1 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप क्या आएगा 1। साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। और ये क्या है एन कैप, एन मतलब दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है के, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा के। क्या समझ में आया कि नहीं अभी ये क्लियर? ओके, सिमिलरली बाकी सारे भी वैसे ही बन रहे हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को समझना, ये क्या बोल रहा है, एंगल निकालने का ऑब्जर्वेशन है। जैसे हम क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं ना, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। सिंपली साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब समझ गए ना क्या होता है, बताओ क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? एन कैप यहां से हट जाता है, क्यों हट जाता है, क्योंकि अब ये स्केलर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड लग गया इसलिए, ठीक है। तो ये होगा, तो ये यहां तक के ऑब्जर्वेशन पूरे क्लियर सबको। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे, ध्यान देना इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है इट इज ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए सेम आता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस से होगी। क्यों होगी समझ गए, अपोजिट वेक्टर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। अब इसके बाद उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, हम उसकी डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पर उसको मैथमेटिकली समझाया कि कैसे वो होता है, वो राइट हैंड रूल से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, उसी का एक एप्लीकेशन है। जैसे आई क्रॉस जे के होता था ना, तो जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के, वैसे ही के क्रॉस जे माइनस आई और आई क्रॉस के माइनस जे। क्लियर ये चीज? साइक्लिक ऑर्डर याद रखना, आई जे के वाला चल रहा है ना तो पॉजिटिव, उल्टा हो गया ना कहीं पर भी तो नेगेटिव। कुछ पूछना हो? क्लियर? फिर नेक्स्ट आते हैं एट प्रॉपर्टी पे। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन इट्स एरिया इज गिवन बाय हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझो। इसमें क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी का एप्लीकेशन बता रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बता रहा है कि अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लोगे एंड हाफ ऑफ दैट विल गिव यू एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहां पर देखो ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए, दोनों एडजेसेंट साइड्स है ट्राइंगल की, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ इसका एरिया देगा। क्लियर? बताओ कैसा होगा, कैसे है? हाँ सीबी और एबी का भी मिलेगा, मतलब इधर एडजेसेंट है बोल रहे, और वेक्टर सीबी और वेक्टर एबी इन दोनों का हाफ भी एरिया ट्राइंगल देगा। सीबी और बी ए, हाँ हाँ, तो लेंथ से क्या फर्क पड़ता है, वो बेस इनटू हाइट होता है ना। इधर देख मैं तेरे को समझा देता हूँ कैसे आया, समझ इधर देख। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस ले लिया हमने ए बी को, हाइट क्या होगी उसकी CD, दिख रहा है CD, ठीक है। अब जो तेरा ये CD है उसकी लेंथ कैसे मिलेगी, AB की लेंथ तो मिल जाएगी, AB की लेंथ का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ में आया कि नहीं? AB मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। CB की लेंथ तेरे को कैसे मिलेगी, CD की लेंथ के लिए तो ये वाले छोटे वाले ट्राइंगल में क्या कर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर। पाइथागोरस थ्योरम से तेरे को ये हाइपोटेनियस गिवन है और तेरे को किसकी लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर की।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी डी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में है? तो सी डी की लेंथ तेरी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा। तो ये सी डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब सी डी की वैल्यू को उठा के यहां पर रख दे और ए बी की जगह पे ये रख दे, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। क्या ये चीज क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले बताया ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब क्या डाउट है ओम तेरा कि अगर मान ले ये दोनों एडजेसेंट साइड होती तब भी क्या वो एरिया ऑफ ट्रायंगल देता? हाँ देता। तब उस केस में अगर इसको बेस लेते तो परपेंडिकुलर कोई दूसरा हो जाता। समझ रहे कि नहीं ये चीज? तब भी अल्टीमेटली वही मिलता हमको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। तो अभी देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला देखा हमने और सिर्फ उसके ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 8th ऑब्जर्वेशन हो गए थे। 9th ऑब्जर्वेशन जो है वो सिंपल है, वो ये बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दोनों है वो क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं किसके, पैरेललोग्राम। क्लियर ये चीज? तो सिंपल है। हाँ, ट्रायंगल का डबल, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका डबल कर दो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन if a b c are any three vectors and lambda is any scalar। तो ये ऐसा ही है, मतलब जैसे a क्रॉस b प्लस c है ना, तो उसको a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये चीज बोल रहा है। ठीक है, लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो गया। अब ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले कैसे अगर हमको दो वेक्टर्स जो है कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन। देखो दो चीजें होती है, हो सकता है आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर बी का आपको मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर पता है। जैसे हमने आई क्रॉस जे निकाला था ना थोड़ी देर पहले, आई क्रॉस जे कैसे निकाला था, दोनों का मैग्नीट्यूड पता था, दोनों के बीच के बनने वाला एंगल पता था, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर पता था, तो आपने वो सबसे निकाल लिया। तो वो तरीके से आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, जैसे कि ये पूरा आपको गिवन है, ये है वेक्टर ए। ठीक है, ये पूरा आपको गिवन है, ये है वेक्टर बी। अब बोल रहे हैं कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो आप डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो आई जे के की हो जाएगी, सेकेंड रो वेक्टर ए के कंपोनेंट, थर्ड रो वेक्टर बी के कंपोनेंट। समझ में आ गया ये चीज? अच्छा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद है? अगर कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज होती है तो क्या होता है? क्या होता है? नहीं, रो इंटरचेंज करने से जीरो हो जाएगा क्या? हाँ, नेगेटिव, बाहर में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये हाँ, दो रो इक्वल होती है, आइडेंटिकल होती है, तब जीरो होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना ये कंसेप्ट पूरा? ठीक है, इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें ना प्रूफ बताया, मतलब कैसे क्रॉस प्रोडक्ट प्रूफ हुआ है वो चीज इसमें एक्सप्लेन किया है। ए क्रॉस बी, देखो इधर ये वेक्टर ए के कंपोनेंट क्रॉस ये वेक्टर बी के कंपोनेंट। ठीक है, इसने ना एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके किया। तो सबसे पहले a1i b1i इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया है, a1i b2j ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, फिर वैसी a1 b3 के साथ, फिर a2 b1 a2 b2 a2 b3 a3 b1 a3 b2 a3 b3। समझ रहे हो कि नहीं? टोटल कितने बनेंगे? 9 कंपोनेंट्स बनेंगे। अब एक एक करके देखो, उसने एक्सप्लेन किया क्या क्या बताया, देखो समझो इधर। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? थीटा जीरो, आई क्रॉस आई जीरो होता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ गए ये पूरी चीज? अब आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। तो देखो इसलिए ये आई क्रॉस जे को बाद में उसने क्या कर दिया होगा? के कर दिया होगा।
ये देखो आई क्रॉस जे को उसको बाद में उसने क्या कर दिया के, समझ रहे, ऐसा करके सिंप्लीफाई वगैरह कुछ कुछ किया, करने के बाद ये आया भाई एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन आया जब कॉमन ओमन निकाल लिया आई कैप। जब इसको ऑब्जर्व किया तो एक्चुअल में ये क्या बन रहा है, ये डिटर्मिनेंट बन रहा है। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन ये होता है, समझ गए ये चीज। तो ये पूरे डेरिवेशन पे जाना नहीं है, बस समझाने के लिए कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से निकलता है, ये इसका प्रूफ दिया हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, दैट्स इट, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हम। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखनी है आप लोगों को, पहला तो ये कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, दैट्स इट। दूसरा ये कि कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकालते हैं, और कई सारे ऑब्जर्वेशंस जो टाइम टू टाइम हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ दिस एंड दिस आर गिवन। कैसे निकालोगे बताओ। डिटर्मिनेंट से निकालो, क्योंकि हमको थीटा नहीं पता ना। थीटा हालांकि निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करके, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे बेटर ये है कि हम डिटर्मिनेंट से ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, आई जे जे के, सेकेंड रो क्या बन जाएगा 1 माइनस 7 7, और थर्ड रो क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, सॉल्व करो ये डिटरमिनेंट, बताओ क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट भूल तो नहीं गए हो ना। इसको हाइड करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे, बीच वाले में माइनस आता है ना, माइनस जे 2 माइनस 21 प्लस के माइनस 2 प्लस 21, कितना आ रहा है 19 जे 19 के, बताओ तो तुम लोग का क्या आ रहा है। कुछ और आ रहा है क्या। इतना ही आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, बताओ। अभी आंसर नहीं आया ना, आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ। यस, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 19 रूट 2, रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है वंशिका, क्लियर। ओके, रोशनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चन नंबर 2। पूरे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन एक बार बुक सामने रखे रहना और देखते रहना कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया। हालांकि मैंने तो सबको बनाया वैसे, फिर भी देखते चलना। Find a unit vector perpendicular to each of the vectors a plus b, a minus b, where a and b are given like this. तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझो। आपको ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना। ये बोले ना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस वेक्टर। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे बताओ। एक वेक्टर सी निकालेंगे ए प्लस बी, हाँ, एक वेक्टर डी निकालेंगे, वेक्टर सी निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, और फिर वेक्टर डी निकालेंगे ए माइनस डी। पहले ये निकाल लो, फिर बाकी चीजें इसके आगे समझते हैं। चलो ये निकालो पहले, क्या क्या आ रहा है बताओ। 3i प्लस 4j, बस। ए माइनस बी बताओ। 2i दैट, हाँ, प्लस 4j, यही आ रहा है क्या, कंफर्म करो। हाँ बोलो। ए प्लस बी 3 प्लस 1, हाँ 4 होगा ना, मैं ये 3 लिख दिया हूँ क्या। और चेक कर लो बाकी सब ठीक है ना। ठीक है, हाँ पहला काम हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला वेक्टर बना लिया। अब क्या करना है, कैसे करेंगे।
मैंने डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हाँ इज इक्वल टू ए का ए की वैल्यू अच्छा ठीक है चलो, और कोई? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन, तो एन निकालना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो कैसे निकलेगा वाले फॉर्मूले? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू और साइन थीटा। देखो एकदम सिंपल तरीका है, बोल रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसको बहुत आसानी से समझ, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तेरे को समझ में आ रहा है। आसानी से ये समझना है कि आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, यही बोल रहा है। तो जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है? वो एक वेक्टर देता है जो दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और उसको मार्क कर देते हैं वेक्टर ई। तो वेक्टर ई जो है रिजल्टिंग वेक्टर है, जब हम सी क्रॉस डी निकालेंगे तो उसके बाद जो मिलेगा दैट इज वेक्टर ई। समझ गए? तो पहले वेक्टर ई निकाल लो, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो पहले। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के डिटर्मिनेंट वाला रूल, आई जे के फर्स्ट रो हो गई 4 4 0 2 0 4। सॉल्व करो उसको, वेक्टर ई क्या आ रहा है बताओ। यही आएगा, कंफर्म करो। हम्म। अभी क्या हमारा आंसर आया? नहीं, अभी भी नहीं आया, क्योंकि अभी हमने दोनों के परपेंडिकुलर बनने वाला वेक्टर तो निकाल लिया, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब क्या करें? अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ? यूनिट वेक्टर इसका जो होगा ई कैप, दैट इज इक्वल टू वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। याद है स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 16 स्क्वायर 256, 16 स्क्वायर 256, 512, 512 प्लस 64, 512 प्लस 64 ये हो जाएगा 576। 576 का रूट कितना होता है? 24। यस 24। तो कितना आ जाएगा ये? 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप। ये हो जाएगा वेक्टर ए कैप, ई कैप। ये होगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? कंफर्म करो एक बार चेक करके, बुक से आंसर्स क्रॉस चेक कर लेना। तो साइन थीटा किसी निकालता हाँ, वही तो प्रॉब्लम रहता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सही है। कि प्लस माइनस। हाँ वो हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया, प्लस माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो सी क्रॉस डी से भी निकल सकता है और डी क्रॉस सी से भी निकल सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मान लो आपका वेक्टर सी ये है, ये वेक्टर डी ये है, तो दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, एक तो ऊपर वाला और एक तो नीचे वाला। नहीं मतलब उसमें सॉल्यूशन में लिया है, आंसर जो दिया ना बुक में उसमें प्लस माइनस। हमने सिर्फ प्लस लिया क्योंकि हमने सिर्फ सी क्रॉस डी निकाला। अब डी क्रॉस सी भी लोगे तो डी क्रॉस सी निकालना तो बस माइनस लग हो जाता है सारा साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो जल्दी से बताओ।
बन रहा है। क्या बोल रहा है यहां पर देखो, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स पाई बाय 3 with I, pi by 4 with J, and an acute angle theta with K, then find theta and hence the component of vector A. ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड भी नहीं है। ये सिंपल जो हमारा स्टार्ट किया था ना हमने, तो स्टार्टिंग में हमने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पढ़े थे, याद है? तो डायरेक्शन कोसाइन एल क्या होता है बताओ, एल क्या होता है? कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, समझ रहे हो? तो यहां पर ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? पाई बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 3। तो एक्चुअली ये क्या है? कॉस पाई बाय 3। समझ में आया? कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? 60। कॉस 60 1/2, ठीक है। फिर वैसे ही m क्या होता है? कॉस बीटा। बीटा की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है? पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 कितना होता है? कॉस पाई बाय 4 1/√2। समझ में? अच्छा, n की वैल्यू क्या होती है? कॉस गामा। कॉस गामा की जगह पे यहां कितना गिवन है? देखो थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा। समझ गए? आपको क्या बोल रहा है? थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब एलएमएन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या है? किसी को याद है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका प्रूफ भी मैंने बताया मेरे ख्याल से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एल और एम की वैल्यू पुट करो, आपको एन मिल जाएगा, एन से आपको थीटा मिल जाएगा। सॉल्व करो, हो जाते तो बताओ मुझे। हम्म 1/4 आ रहा है क्या? 1/4 नहीं आएगा यार, कुछ गलत कर रहा है मेरे ख्याल से, ठीक से। -1/2 नहीं 1/4 आ रहा है। cos इनवर्स 1/4 आएगा। वंशिका क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? वही आ रहा है। क्या कर रहे हैं? एल स्क्वायर 1/4 एम स्क्वायर 1/2 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? 3/4 आ जाएगा। हाँ ठीक है। 1 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, 1/4, एन इज इक्वल टू 1/2। सबके सब सेम गलती कर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? π/3। यस करेक्ट, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे देखो। दिख रहा है ना? सो दैट दिस एक्चुअली ये एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, बस यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा। एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, सपोज दिस इज योर एलएचएस। एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस बी, नहीं नहीं ये तो हो गया ना, ए क्रॉस ए फिर माइनस बी क्रॉस ए फिर प्लस ए क्रॉस बी, समझ रहे हो ना? माइनस बी क्रॉस बी। समझ में? एलएचएस लेके हमने एक्सपांड किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ये आ गया। अब सबसे पहले बताओ क्या होगा, इसके बाद क्या होगा ये बताओ। गुड, ये दोनों क्या हो जाएगा? 0। समझ गए ना? फिर उसके बाद क्या होगा बताओ। सर वो तो इक्वल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ बाहर में माइनस लगा है, तो माइनस बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी प्लस
ए क्रॉस बी, समझ गए? तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, दैट्स इट, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम लोगों को। लैम्डा और म्यू निकालना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है ये बोल रहा है। पहला स्टेप बस बता दो। करेक्ट। यहां पर क्या बन जाएगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई जे के, सेकेंड रो क्या हो जाएगा 2 6 27, थर्ड रो क्या हो जाएगा 1 लैम्डा म्यू दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर एक्सपांड कर दो, सॉल्व करो आगे। यहां तक आया गया सबका? अब क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? ये क्या दिख रहा है आपको? जीरो, जीरो वेक्टर है, ये नल वेक्टर है, ऊपर में वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, ये क्या है 0i प्लस 0j प्लस 0k, समझ गए? तो अब क्या करोगे? ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाले को जीरो से कंपेयर करोगे, ये वाले को जीरो से कंपेयर करोगे, समझ रहे हो कि नहीं? और ये वाले को भी जीरो से कंपेयर करोगे, जिससे आपको लैम्डा और म्यू मिल जाएगा, मतलब सिर्फ इन दोनों पे ही मिल जाएगा। क्लियर? चलो बता दो क्या क्या आंसर आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू -3 बाय है 3 आएगी क्या? म्यू की वैल्यू 27/2, दैट्स इट, हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां ध्यान से समझना, फंडामेंटल क्वेश्चन है एकदम। इफ गिवन दैट ए डॉट बी, ये डॉट है ना, एक बार देखो तो क्या हो गया ये? देख, हाँ, a dot b is equal to 0, a cross b is equal to 0, what can you conclude about the vectors a and b? Yes, correct. a dot b 0, a cross b 0, मतलब a dot b और a cross b दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, समझ गए? इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी sin थीटा। तो एक चीज तो क्लियर है, ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगी। सो आइदर ए और बी, वन ऑफ देम इज ए नल वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बना सकते हो, ट्राई करो। हम्म, क्या लगाएंगे? डिटर्मिनेंट से तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एलएचएस लेके ये छोड़ दोगे, ये क्वेश्चन में बना दोगे, ट्राई कर लोगे?
क्योंकि एलएचएस लेना है। हाँ, डिटर्मिनेंट से भी बना सकते हो, डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट ये इक्वल टू नहीं, उससे भी बड़ा बनेगा यार सॉल्यूशन बहुत। मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्रॉस लोगे तो भी हो जाएगा, देख लेना, जैसे भी बन तो जाएगा ये जैसे जैसे करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी वन ऑफ देम इज नल वेक्टर, देन ए क्रॉस बी जीरो। यस, इट इज जीरो। समझ गया ना पहली लाइन? दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो का। बट द कन्वर्स इज ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। नो, इट इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल। दोनों पैरेलल होंगे तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो आता है। क्लियर? सो आपका आंसर होगा नो, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, और वो लिख देना कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलो बताओ। पोजीशन वेक्टर रहेगी, पोजीशन वेक्टर हाँ, ए बी सी, 1 1 2 2 3 5। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 155। तो इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से, ऐसे और क्वेश्चन होंगे। आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, कैसे एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट में? एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ। यस, तो सबसे पहले आप ये वेक्टर निकालो, वेक्टर ए बी, फिर निकाल लो वेक्टर ए सी। समझ गए? वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी क्या होगा ये बताओ। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो 2 माइनस 1 मतलब 1। तो क्या हो जाएगा? 1 आई, या सिंपली आई। 3 माइनस 1 मतलब 2j, तो प्लस 2j। फिर आगे बोल दो प्लस 3k। फिर उसके बाद मुझे बताओ वेक्टर ए सी, दिस माइनस दिस 0, 4j कैप प्लस 3k कैप। अब क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड क्यों निकालोगे भाई? क्या चाहिए? एरिया चाहिए ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, फिर मैग्नीट्यूड निकालो। डिटर्मिनेंट आई जे के, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1 2 3 0 4 3। अब क्रॉस प्रोडक्ट लो, बताओ क्या आ रहा है इसका? थ्री टू ज़ा 6 माइनस 12 माइनस 6 आई। ठीक है, माइनस जे इंटू 3। एक मिनट यार, माइनस जे, हाँ माइनस 3j हुआ ना। ठीक है, के साथ क्या आएगा? प्लस 4k कैप। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो? मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, बताओ क्या होगा मैग्नीट्यूड? रूट ओवर 36 प्लस 9 प्लस 16, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड कर देते हैं, सीधा एरिया मिल जाएगा ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। बताओ ये कितना हो जाएगा? 45 45 प्लस 6 51 रूट 61, रूट 61 बाय 2। इज इट करेक्ट? दैट्स इट, स्क्वायर यूनिट। आंसर में क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा, बनाओ जल्दी से। ये प्रॉब्लम है यार इसमें, कैमरे वाले सिस्टम, पता है गूगल मीट में फोकस शिफ्ट हो जाता है।
अब इसको कैसे सॉल्व करूं समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग जैसे पिछले बार पढ़ते थे ऑनलाइन, तुम लोगों को याद होगा कि नहीं, ऐसा होता था ना, ब्लर हो जाता था इमेज, फिर बीच में जाके खड़े हो। आया क्या? तेरी कॉपी थोड़ा इस तरफ कर दो, देख रहे हो उसका ऑप्टिकल जूम कितना काम करता है। फिर मेरी कॉपी नहीं है। हाँ ये काम कर रहा है, क्यों खसक गया? वही तो ठीक था। आ गया क्या आंसर? 12 आया क्या? कितना आ रहा है? √441, अच्छा 441, 441, 21, 15/2। सिंपल तो था यार, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बस और मॉडुलस लेना है, क्यों इस सबका आंसर अलग आ रहा है? A क्रॉस B, I J K, 1 - 1 3, 2 - 7 1, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो कितना हो जाएगा? -1 + 21, 20i माइनस j, हो जाएगा 1 - 6 -5 + 5j, तो कितना हो जाएगा k के साथ? -7 + 2, -7 + 2 -5k, यही आया। हाँ, फिर उसके मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √450, √450, 400, 20 का स्क्वायर 400 और 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 50, √450। फर्दर इसको आप 9 5 45, तो 3 × 3 9, 5 × 5 25। एक मिनट यार, हाँ 5 × 5 × 2 ये लिख सकते हो, तो 5 और 3, 5 से 15 √2, यही आंसर है ना? बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? इतना ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? दो क्वेश्चन, चलो ठीक है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। लेट द वेक्टर्स a and b be are such that this and this a cross b, then unit vector if a and b is okay।
क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर होगा कब? जब इनमें से क्या होगा? समझे कि नहीं समझे बताऊं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, याद आया, इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ 1/√2 आया। ये दोनों वैल्यू पुट करने का 1/√2 कब आता है? π/4 पे। थीटा इज इक्वल टू π/4, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्टाइसेस ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। समझ गए ना? तो ये देखो, इसमें कंफ्यूजन होता है ना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ए बी सी डी, यहां पर मान लो एक्सटर्नल पे ये पॉइंट है ओ, ठीक है, ये ओ ए, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है भाई। ओ ए वाला जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये गिवन है। तो ये जो वेक्टर है ना, आप इसको सिंपली वेक्टर ए लिखो या ओ ए समझो। समझ गए ना? ये जो दूसरा वेक्टर है ना, ये क्या है? वेक्टर बी समझो या वेक्टर ओ बी समझो। समझे कि नहीं? तीसरा जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर सी समझो या वेक्टर ओ सी समझो। पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप निकाल लो वेक्टर ए बी। कैसे निकलेगा? बी माइनस ए से। समझ गए? फिर निकाल लो वेक्टर ए सी। कैसे निकलेगा? सी माइनस ए से। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? उसका एरिया चाहिए। तो अरे कोई यस यस, करेक्ट बोला, हाँ करेक्ट बोला। एसी नहीं, एडी होना चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए ना, ये ए बी और एडी। समझ गए ना? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, मैग्नीट्यूड ले लो, दैट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? बन जाएगा। दैट्स इट फिर आज की क्लास अपने। कुछ डाउट तो पूछ लो। समझ में आया कि नहीं क्रॉस प्रोडक्ट? अभी सीधा मिसलेनियस है कि बीच में